गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हैं? देखिए, आज हम आपको श्वसन तंत्र का क्लियर ये टॉपिक से लेकर आए हैं। आपको इससे पहले हम कुछ बात शेयर किए हैं श्वसन के बारे में। श्वसन का इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 10th का बिहार बोर्ड का है, जिसमें हम सबसे पहले मानव के श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। जैसे पेड़ पौधों के श्वसन तंत्र के बारे में इससे पहले हम बता चुके हैं, जिससे ये पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और ग्लूकोज में रूपांतरित करके ये तोड़ते हैं। तो इसमें समझेंगे मानव के अब श्वसन तंत्र के बारे में। मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले तो हम नाक के द्वारा, नासादर के द्वारा जब हम अपने श्वास वायुमंडल से, पूरे एटमॉस्फेयर से अगर हम ग्रहण करते हैं तो क्या होती है कि हम ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। हम सिर्फ ऑक्सीजन ये नहीं देख रहे हैं वायुमंडल में क्या है क्या नहीं, ये जानकारी हमको पता नहीं है कि वायुमंडल में बहुत सारे, ये जानकारी है कि बहुत सारे गैसेज होती है ना। और उसमें से ये नहीं कि हम ऑक्सीजन ही ले पा रहे हैं, बहुत सारे गैस भी हमारे साथ में जा रहा है। यानी कि हम जो नासादर के द्वारा, नाक के द्वारा जो हम वायु जो लेते हैं हमारे लंग्स तक जाती है। वायु के अलग ही पार्ट होते हैं, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिसे हिंदी में फेफड़े बोलते हैं। तो देखिएगा, एक पिक्चर के मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये मनुष्य के श्वसन अंग में किस प्रकार से होती है। एक नासिका बेस्म के रूप में होती है, जो हम नाक के द्वारा श्वास लेते हैं। तो जैसे ही ट्रैकिया से होते हुए, इसके लैरिंग से होते हुए, जिसे बोलते हैं श्वसन ग्रसनी, ठीक है। नासिका बेस्म के द्वारा, इसे नासिका बेस्म को हम नासादर यहाँ पर रखे हैं नाम, नासाद्वार को हम नाक कहते हैं। नोज के द्वारा वायुमंडल से हम वायु लेते हैं। अग्रसनी हमारे ये जो पैंप नुमा जो दिखाई दे रहा है, ये पैंप जो फेफड़े तक से जुड़े हुए हैं, ये लंग से जुड़ा हुआ फेफड़ा से, ठीक है। और ये दोनों फेफड़े को बीच में हृदय का स्थान होता है, हृदय का स्थान होता है। जब हृदय हम पढ़ाएंगे, हृदय का कार्य होती है तो ब्लड सर्कुलेशन के कार्य होता है, तो इसमें बताएंगे, उस विषय में अभी नहीं है। लंग्स के बारे में हम श्वसन तंत्र के बारे में कुछ समझेंगे। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड 2025 के लिए। ये सभी क्लास में भी इस तरह से पढ़ना पड़ता है। नासाद्वार, उसके बाद ग्रसनी में जाती है, उसके बाद कंठ माह है, कंठ की नली से होते हुए श्वास नली में होते हुए श्वसनी कहलाती है। श्वसनी के बाद श्वसनिका भी कहलाती है, 2 पार्टों में बढ़ जाती है, जो श्वसनिका कहलाती है। एंड फुफ्फुस बोलते हैं, जिसे फेफड़े बोलते हैं, है ना, फेफड़े। और कुपिका कोश होती है। ये कुपिका कोश क्या है ये हम बताएंगे, समझाएंगे। और रुधिर वाहिकाएं क्या है समझिएगा। पहले नासाद्वार में क्या होती है। नासाद्वार में सबसे पहले कि हम अगर नाक के द्वारा वायुमंडल से जो भी हम वायु ले पा रहे हैं, हमारे सबसे पहले नाक में एक केस जैसा बहुत सारी इस तरह से देखेंगे कि केस की तरह होती है। ये हर एक मानव के जीव जंतुओं के पास होती है। तो ये नाक के सबसे पहले प्रारंभ में क्या होती है, केस होती है। देखते हो कि वायुमंडल में कुछ धुलकने होते हैं, जिसके कारण से हमको फेफड़े में जाने से रोकता है ये केस, ठीक है, ये बाल रोकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अंदर की ओर जाती है तो थोड़ा चिपचिपा सा यहाँ नपाट कपाट की तरह होती है। यहाँ पर हड्डी होती है, देखिए कुछ यहाँ पर कपाट, यहाँ तक अंदर की ओर देखेंगे कि चिपचिपा सा कुछ पदार्थ होती है। वो वायुमंडल में जो धुलकन होती है, वो सभी धुलकन को ऑब्जर्व कर लेती है, रोक लेती है और शुद्ध वायु को ही अंदर जाने देती है, यानी फेफड़े तक जाने देती है। उसके बाद ये कंठ तक द्वारा जो खुलती है, हमारे मुख से भी, ये मुख से भी कंठ तक जाती है वायु। तब मुख द्वारा तो श्वास नहीं लेते हैं, ऐसे मुख द्वारा बार बार हम तो श्वास लेते नहीं हैं। क्या योगा करना है? नहीं, योगा तो होता है मुख द्वारा भी करते हैं, नाक द्वारा ऐसे करके। इस तरह से हम
श्वास लेते हैं और बहुत सारे वायुमंडल से गैसेज होते हैं जो हम लेते हैं। हमारा लंग्स जो होता है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% होती है, कितनी परसेंट होती है, 21%। तो नासिका बेस में से होते हुए ये बताएं नाक कपाट में प्रवेश करते हैं तो ये कंठ में प्रवेश करने के बाद ये कंठ में लैरिंग्स होती है, लैरिंग्स नामक एक, जिसे हम स्वर्ग निकालते हैं कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, जिस स्वर्ग में हम बोलते हैं वो कहलाती है लैरिंग्स के मदद से। ठीक है, देखिए श्वास नली के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो इसे कहते हैं ट्रैकिया। इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये श्वास नली जो बना हुआ ट्रैकिया नामक है, जो देखते होंगे कि ये इसके साथ साथ में इस तरह से जो संरचना दिखा रहे हैं छोटे छोटे, इस तरह से जो संरचना है ये उपास्थि से, ये लचीली उपास्थि होती है, ये पकड़े हुए रहते हैं। ये श्वास नली के कंठ को पकड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा कंठ नामक एक एकदम पूरी इस तरह से जकड़े हुए हैं। तो ये एक क्या होती है, लचीली हड्डी होती है जिसे बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, तो ये ट्रैकिया होती है जो श्वास नली होती है। अब उस श्वास नली के दो भाग में जब बांटती है तो इसे कहते हैं ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। इस ब्रोंकस के एक और नाम से जानते हैं श्वसनी, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रोंकस, ब्रोंकस के नाम को याद रखेंगे। ऐसे 10th क्लास के लिए ये श्वसनी नामक ही आपके लिए काफ़ी होगा। चलिए, जब श्वसनी नामक दो भागों में बढ़ जाती है, दो फेफड़ा होती है जो कि दोनों लेफ्ट और हैंड, लेफ्ट और राइट की तरफ होती है, लेफ्ट और राइट की तरफ दोनों तरफ होती है। अब इसमें दोनों तरफ बटने पर ब्रोंकस कहलाते हैं। और जब ये सारे पार्ट में हमारे ये जितने ये इस तरह से संरचना जो दिखा रहे हैं ये आपको क्या कहलाता है, ये कुपिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कुपिका, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं वायु कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। अब ब्रोंकियोल्स में जब पार्ट में बढ़ती है, जब यहाँ से दोनों तरफ पैम्पनुमा जो ट्रैकिया नामक है उससे बहुत सारे जुड़े हुए रहते हैं वायु कोष्ठक, जिसमें वायु जाके जैसे श्वास लेते हैं। अब जब हमारे कलेजा में जब वायु जाती है तो बहुत सारे वायु ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करने की क्रिया करते हैं। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे बैलून की आकृति की तरह रहती है, इस तरह से, है ना। तो ये फूलती है और अपने स्थाई पर फिर आ जाती है। जब श्वास को छोड़ते हैं तो अपने स्थाई में फिर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी में वायु ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन इसमें ऑब्जर्व करने के बाद ये लंग्स में पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, रख पाते हैं। उसके बाद है इसमें जो आएंगे श्वसनिका के बारे में हो गया, ब्रोंकियोलस। ठीक है, जिसे कहते हैं दूसरा नाम श्वसनिका। उसके बाद फेफड़े में जाते हैं, क्या चीज़ में, फेफड़े में। फेफड़े के बाद कुपिका कोष्ठ, जिसे हम वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक बहुत सारे वायु की तरह इस तरह से रहेगा संरचना, इस तरह से जो बताए हैं वायु कोष्ठक कहलाती है। और इसके चारों तरफ की लेयर्स जो इस तरह का डबल लेयर्स के रूप में जो होते हैं कलेजा का, उसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। इसको पैराइटल प्लूरा के नाम से जाना जाता है। एक इसके नीचे लचीली हड्डी होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम। ये मांसपेशियां कहीं बने हुए उपास्थि की तरह होती है, लचीली होती है। जब हम श्वास इस तरह से तीरते हैं जोर से, तो यहाँ पूरी तरह से भर जाती है। अब क्या करेंगे, तो ये मदद करता डायफ्राम। ये डायफ्राम जैसे श्वास लेते हैं तो इस तरह से एकदम, अभी जैसे कि अभी श्वास नहीं लिए हुए हैं तो जैसे कि इस तरह से ही मुड़ा हुआ है। जब श्वास लेंगे इस तरह से हो जाती है, यानी कि श्वास लेने पर इस तरह से सीधा हो जाती है और फिर बाद में ये ढकेलने के लिए। तो डायफ्राम का 75% है, इसी का काम होता है डायफ्राम का, श्वास को छोड़ने का मदद करते हैं। हम जब श्वास लेते तो ये नहीं कि नाक की मदद से श्वास ले रहे हैं, ये हमारा फेफड़ा श्वास ले रहा है। हमारे इसको ज़रूरत है, हमारे अंग का फेफड़े की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अगर आप
चाहे कितनों नाक मूंद लें, मुंह मूंद लें, ये चाहेगा कि वायु किसी तरह से हमारे अंदर प्रवेश हो, ऑक्सीजन मिले, ऑब्जर्व मिले। यानी कि इसे हमें हमें हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए हम नाक मुंह को नहीं मूंद सकते हैं। अगर नाक मुंह को मूंद देते हैं तो क्या होगा, सीधे राम नाम सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ रखिएगा। ठीक है, तो इसका मदद यानी कि लंग्स का हमेशा लंग्स वायु को लेने के लिए कोशिश करता है, लंग्स ही हमेशा फुलाएगा। ठीक है, अब डायफ्राम होती है, तो डायफ्राम 75% इसी का मदद से हमारे वायु को बाहर निकाल पाते हैं। समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट में इसमें आप मानव के श्वसन क्रिया का 2 तरीका होता है, एक अंतर श्वसन और एक होता है उच्छ्वासन। ठीक है, उच्छ्वासन अंतर श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन और उच्छ्वासन के बोलते हैं एक्सपिरेशन। इसे अंतःश्वसन के एक और नाम से जाना जाता है निःश्वसन, और एक उच्छ्वासन को कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन अंतःश्वसन यानी कि हम वायु को अंदर की ओर ले रहे हैं, जो अंदर की प्रवेश करते हैं इंस्पिरेशन कहलाते हैं, जो बाहर की ओर छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सपिरेशन। यानी अंदर जो सांस लेते हैं वायुमंडल से, वो गैसों को अंदर ले जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालने का काम करता है। अंतःश्वसन में ना, अंतःश्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है। जिस तरह से हम वृक्षीय गुहा, इस तरह से इसे हम वृक्षीय गुहा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम नाम है वायु कोष्ठिका के नाम से भी जाना जाता है। वायु कोष्ठिका नाम दिए हैं, ये वृक्षीय गुहा यहाँ पर नाम दिए है। ठीक है, तो ये फैलती है और फैलने के बाद वृक्षीय गुहा जैसे बहुत सारे उसके साथ वायु कोष्ठक है। अब वायु कोष्ठक वायु ऑब्जर्व करती है, आप पूरी तरह से फूल रही है। अब कहता है कोई फिर डिफेंस लाइन में फुलाने के काम करता है कि फुलाओ अपने लंग्स को, कितने आपको छाती है, ऐसे करके तानते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, है ना। उसके बाद छोड़ते हैं, तो छोड़ने का काम करता है एक्सप्रेशन, जिसे निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन निकालना, और निःश्वसन माने अंदर लेना, है ना। निःश्वसन मतलब अंदर लेना वायु का। वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में ही वापस आ जाती है, जिस आकार में अभी बताएं कि उसी आकार में रह जाती है। ठीक है, पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है। देखिए, पसलियों के संलग्न पेशियों से सिकुड़ती है, इस भाव से सिकुड़ती है कि जब हम इसका सुरक्षा करने के लिए पसलियाँ का सुरक्षा करते हैं, फेफड़ा का सुरक्षित रखते हैं कौन, तो लंग्स क्यों रखते हैं, तो पसली रखती है। ठीक है, पसलियाँ रखती है, पसलियाँ से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है एंड वक्ष अपने स्थान पर ही वापस आ जाते हैं। देखिए, इसके साथ साथ में पसलियाँ भी थोड़ी ढीला होती है और फिर बाद में अपने स्थान पर ही आ जाती है। ये नहीं कि बहुत श्वास लिए और ये पसलियाँ फेंका गया, इस तरह से नहीं होती है, अपने ही स्थान पर रहती है। ठीक है, फिर वापस वहीं स्थान पर वापस आ जाती है। ठीक है, गुहा में वायु का जो वायु कोष्ठक जो होता है, ये वायु का दाब कम हो जाता है। वायु का दाब होता है जो कम हो जाता है, वायु फेफड़ों में भरती है, फेफड़ों में भरकर उसके बाद इसमें दूसरा कारण जो छोड़ते हैं, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है तो और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। देखिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम वायुमंडल में 78% है, नाइट्रोजन 78% होती है, और हम इसके साथ साथ वायु में 78% होती है नाइट्रोजन, तो हम ऑक्सीजन के साथ साथ में नाइट्रोजन भी लेते हैं, तो वायु के साथ साथ में नाइट्रोजन भी आ जा रही है 78%। और 78% को हम त्याग भी दे रहे हैं, यानी कि हम बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, एक्सप्रेशन निःश्वसन कर दे रहे हैं 78%। ठीक है, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में है 21%, 21% को ही हम बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कितना परसेंट निकाल दे रहे हैं, तो हम 4% रख पाते हैं।
अपने पास 4% बॉडी ऑब्जर्व करता है और 17% को त्याग देता है, 17% को निकाल देता है, निःश्वासन कर देते हैं। और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। यही 0.03% जो वायुमंडल में है वो हम उसके वायु के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं, निःश्वासन करते हैं 4% तक। यानी कि इसके साथ साथ में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, हमारे फेफड़ा ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करती है, तभी हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की बहाव होती है भी हमारे शरीर तक जाती है, खून के दौरान भी होती है उसी कारण से। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा अगर नहीं हमारे शरीर में पड़े तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हम मनुष्य लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं और पेड़ पौधे लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, स्थलीय जीव होते हैं जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले पाते हैं। जितने स्थलीय जीव होते हैं स्थल पर रहने वाले वो सभी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जो जीव जल में होते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय होकर ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। यानी कि जल में जो जैसे मछली होती है तो मछली गिल्स से ऑक्सीजन को ले पाते हैं, यानी श्वसन नली उसको गिल्स होती है। ठीक है, जिस तरह से हमारे नासाद्वार होती है उस तरह से मछली का क्या होती है, गिल्स होती है। ठीक है, आपको ये कैसा लगा, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट में हम बताते हैं और कुछ है अंतर होगी जिसे हम बताए हैं कि फेफड़े में किस प्रकार से हम ऑक्सीजन लेते हैं नसादा के द्वारा। अब इससे हम जो भी ऑक्सीजन किस प्रकार से ले पाते हैं, हम ऑब्जर्व कैसे कर पाते हैं, ये टिश्यूज़ में मिलते हैं कि टिश्यूज़ से बाहर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर पाते हैं और ऑक्सीजन को किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं हमारे शरीर को। तो इसको समझने की कोशिश करो। एक कुपिका रक्त और इसमें ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होती है। सबसे पहली बात तो हम बताएंगे कि ऑक्सीजन किस प्रकार से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वायु से। तो ऑक्सीजन जब वायु से लेते हैं समृद्ध रूप से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं बहुत ही अच्छे से, तो कुपिका में जाकर कुपिका में ऑब्जर्व होती है, जिसे वायु कोष्ठिका जिसे यहाँ पर दिखाए थे, इस तरह से वायु कोष्ठिका के रूप में बताए थे। यहाँ पर फिर से लिख दिया है, बना दिया। रक्त वाहिका में परिवर्तन होते हैं, खूनों में परिवहन होने लगता है, यानी कि खूनों में मिल जाते हैं ऑक्सीजन जो हम बता रहे थे। अब ऑक्सीजन के साथ साथ है ये आरबीसी खूनों को साथ साथ रक्त के साथ साथ ब्लड के साथ साथ है आरबीसी जो होती है, ये रेड ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन के साथ साथ मिल जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ साथ मिल जाते हैं, इसे हीमोग्लोबिन के शॉर्ट में HB भी बोलते हैं। तो जब मिल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, हीमोग्लोबिन के कारण से ही रक्त लाल होती है। जब हम संवहन में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई तो ये सूत्र एक बना लेती है, HbO2 ये बनाती है। ठीक है, अब जब एआरबीज में मिल जाती है तो धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचती है। जब धमनी, इसे में धमनी होती है, मोटी सी नस जो होती है इसे धमनी कहते हैं, और ये धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में टिश्यूज में पहुंचती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऊतकों को टिश्यू, छोटे छोटे टिश्यू के रूप में जो होते हैं, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीकरण यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो ऊतक में होती है। क्या चीज़ में होती है? टिश्यू में होती है। जब टिश्यू में होते हुए फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पादन कर जाते हैं, तो ये ऊतक में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन कर जाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में होता है तो ये बाहर फिर कैसे निकालते हैं, तो दूसरे चरण में देखिएगा,
ये तो वायु का ऑक्सीजन से हम ये पढ़ावे ये बताएं ये कार्बन डाइऑक्साइड तक जब कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्तक में होती है, उत्तकों में होती है। तो जब उत्तकों में होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में होती है। जब रक्त के साथ साथ में बहते हुए रहते कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के रक्त में विसरण होते हैं, विसरण हो जाते हैं, और विसरण होने के बाद रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में विसरण होते हैं। रक्त द्वारा कुपिका में विसरण होते हैं कुपिका में जब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका कोश में विसरण कर जाते हैं। कुपिका कोश में विसरण करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड मोचन यानी कि नसा द्वार द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। ये हुआ बात आपको प्रक्रिया ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना हमारे लाभदायक किस प्रकार से होती है, और ऑक्सीजन के साथ जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ले लेते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करना किस प्रकार से करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर की तरह हम आपको समझा पाए होंगे। तो आप इसे आगे जानिएगा जय प्रक्रम में। ये दूसरा चैप्टर जय प्रक्रम में हुआ, ये ख़त्म हो गया। तीसरा चैप्टर में पढ़िएगा वाहन, जिसे परिवहन या संवहन भी कहते हैं। तो ये जय प्रक्रम का नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और